बता दें आपको इस वक्त हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन तो जुड़ेंगे ही, कुछ राजनीतिक मेहमान भी हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जो ये तमाम मुद्दे हैं इस वक्त कौन आगे कौन पीछे दिख रहा है, और तारुफ भी मैं आपको कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूं। राजीव, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई जातीय जनगणना और ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम, क्या ये दोनों ही मुद्दे पूरे विपक्ष के लिए 2024 चुनाव में रामबाण साबित होंगे, या फिर बीजेपी के लिए वाकई गले की फांस बनते ये दोनों ही मुद्दे नजर आएंगे? देखिए पूजा, आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज 24 तारीख है और एक हफ्ते के बाद मुंबई में जो इंडिया विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी बैठक शुरू होगी और ये तीसरी बैठक होगी। इस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए जाने, हो सकता है संयोजक पद, हो सकता है लोगो, हो सकता है मुद्दे, ये सारी चीज़ें तय हों। वहाँ के 5 सितारा होटल में करीब 150 लोग, 150 विपक्षी दलों के नेता जाएंगे। मुंबई के 5 सितारा होटल में 175 कमरे बुक भी कर लिए गए। 31 अगस्त को उद्धव ठाकरे वहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पर भी बुलाएंगे और मुझे लगता है कि ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को घेरने के लिए वहां बनाई जाएगी, जिसमें प्रमुख तौर पर ऐसा लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता को अपना एक सबसे ऊंचा और बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। अगर हाल के विधानसभा चुनाव में आप देखें तो जहां जहां कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जब जब चुनाव हुए तो अपने चुनावी एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को प्रमुखता दी। और अगर विपक्षी दलों की तरफ से आप देखें तो जातीय जनगणना और ओपीएस को विपक्षी दल कांग्रेस समेत जितने गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उसमें इस तरह का ओपीएस का नारा, ओपीएस का चुनावी प्रलोभन मैं कहता हूं कि दिया गया। दूसरी तरफ से हिमाचल में आपने देखा, कर्नाटक में आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने ये बातें कही थी और अब मध्य प्रदेश में भी जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कहते हैं तो ये निश्चित तौर पर मानिए कि 2024 के चुनाव में विपक्ष का ओपीएस और जातीय जनगणना ये दोनों मुद्दा होगा। बहुत लंबे समय से इस पर बहस चलती रहती है। तमाम जो मुक्त उदारवादी अर्थव्यवस्था के पैरोकार हैं वो ये मानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर दोबारा से लागू हुई तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो सामाजिक कल्याण की बात करने वाले, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो सिर्फ ओपीएस से मिल सकती है। एनपीएस में बाजार का जोखिम है और ओपीएस दूसरी जगहों पर लागू भी है। अब सवाल ये उठता है कि देश में ये बहस एक तरफ है, दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव है। आपको पता है तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। 1 करोड़ लोगों में अगर एक कर्मचारी से 5 लोगों को अभी जुड़ाव माना जाए तो ये 5 करोड़ की संख्या बैठती है। हालांकि कहते हैं कि 35% कर्मचारी 2004 के पहले वाली यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में है। 65% इसमें से यानी 65 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो 2004 के बाद नौकरी पाए हैं और ओपीएस में नहीं आते हैं, वो एनपीएस में आते हैं। तो एक बड़ा वर्ग 2-2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी जिनसे उनका परिवार प्रभावित होता है वो इससे जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसकी काट के लिए कई बार ये कहती है कि एनपीएस की पुनर्समीक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में है उसके लिए इतना आसान नहीं है। वो पार्टी की बात नहीं है, वो मोदी मनमोहन सरकार की बात नहीं है। जो भी सरकार में है उसके लिए ओपीएस का फैसला पुनः लागू करना इतनी आसान बात नहीं होती है और तमाम उसमें पेचीदगियां हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। राजनीतिक दलों की तरफ से देखिएगा जातीय जनगणना और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव अगर आप देखें 2022 में अखिलेश यादव ने ओपीएस का वायदा किया था और जो 10% उछाल वोटों में अखिलेश यादव के आया था, बहुत लोग मानते हैं कि उसमें ओपीएस का एक बहुत बड़ा हाथ है। हिमाचल में, कर्नाटक में जो कांग्रेस को समर्थन मिला, कांग्रेस की सरकारें बनी, उसमें भी ओपीएस का हाथ बताया जाता है। देखिए सेना में सबसे बड़ी संख्या सेना में है जहाँ की ओपीएस लागू है और अभी तक है। ओआरओपी और ओपीएस दोनों है, लेकिन सरकार एक इतनी बड़ी जनसंख्या के पेंशन का भार नहीं सह सकती। इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था के तौर पर अग्निवीर योजना को लाया गया था। यही वो कारण है कि पेंशन देने से सरकार अपना जो बच सके और जो पैसा
उधर जा सकता है उसको दूसरी तरफ लगाया जाए, देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगाया जाए, ऐसी मान्यता है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष लंबे समय तक रहे थे और कांग्रेस सरकारों में आर्थिक नीति बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया का बयान आपको कुछ दिन पहले पता होगा, जब उन्होंने कहा था कि ओपीएस लागू करना बहुत घातक होगा। तो दो तरह के विचार हैं, लेकिन 2024 का चुनाव चूंकि विपक्ष मुद्दे पर जाना चाहता है और उन बिंदुओं पर जाना चाहता है जो पिछले 10 सालों में या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और उनकी जो जन समर्थन की स्थिति अभी तक के 2 चुनाव में रही है, उसकी काट के तौर पर जातिगत जनगणना और ओपीएस एक प्रमुख अस्त्र उनके पास है। और इतना ही नहीं, अग्निवीर योजना को भी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में, जब प्रियंका गांधी प्रचार के लिए गई थी, तो चूंकि पहाड़ी राज्यों के लोग सेना में ज़्यादा जाते हैं, तो अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात भी प्रियंका गांधी ने कही थी, तब की स्टेट का चुनाव था। तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 मुद्दे लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं, इसको विपक्ष लेकर आगे जाने की कोशिश करेगा। और भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना एक, चूँकि आर्टिकल 370 और राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके एजेंडे में 3 चीज़ें थी, दो चुनाव में पूरी हो चुकी है, तीसरा बचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी और विपक्ष अपने जिन मुद्दों को मैं बताया, इंडिया के गठबंधन की बैठक में इस बार 1 हफ्ते बाद ये साफ हो जाएगा कि विपक्ष की प्राथमिकता और उसके मुद्दे क्या है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया है दोनों मुद्दों को ही लेकर। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां रही हैं, उनको लेकर आपने बहुत अच्छे से स्थिति भी उनकी बताई है।